हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सबका प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह। आशा करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मस्त रहिए। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स गद्य खंड का सबसे ही प्यारा सा सुंदर सा एक चैप्टर है जिसका नाम होता है बच्चों जूठन। बड़ी ही एकदम शानदार चैप्टर है, इसको जरूर पढ़ना है आप सभी को ही। अंत तक जरूर इस सेशन को देखिएगा, बड़ी ही कमाल का चैप्टर है ये, बहुत ही कमाल का चैप्टर है। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को प्लीज एक बार इस वीडियो को सभी को मिल करके शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके सारे साथी यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे, फिर और मजा आ जाएगा। चलिए एकदम लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, बड़ी ही मजेदार सेशन होगा आज का। और इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपका छूटने वाला नहीं है। आप टेंशन मत लीजिएगा, प्रीवियस चैप्टर का जो है वो भी हम करवाएंगे आप लोगों का। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट किया जाए ना, चलिए स्टार्ट करें। जूठन चैप्टर जिसके लेखक होते हैं बच्चों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। इनका जन्म 30 जून 1950 को हुआ था, ये उत्तर प्रदेश से है। 30 जून 1950 को इनका जन्म हुआ था, ये उत्तर प्रदेश से है। कहां से है बच्चों? उत्तर प्रदेश से हैं सभी बच्चे। एक बार मैं देख लेता हूं कि सब जुड़ गए या नहीं, फटाफट से। हाँ जुड़ गए हैं बच्चे, वेरी गुड। चलिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जिनका जन्म 30 जून 1950 को हुआ था बच्चों, और फाइनली 17 नवंबर 2013 को इनकी डेथ हुई है। 17 नवंबर 2013 को देहरादून में डेथ हुआ है इनका, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। अब चैप्टर का नाम सुनते ही मतलब आपको अजीब सा लगता होगा, जूठन। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है। अच्छा, जूठन से आपको जरूर लगता होगा कि कोई जूठा चीज, जूठा से इसका जरूर संपर्क होगा। तो आइए हम लोग शुरू से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर आपको सारा स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह एक आत्मकथा है जो खुद इनके साथ हुआ था, उन्होंने ये इसमें बयां किया है, लिखा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की स्वयं की यह आत्मकथा है जिसका नाम है बच्चों जूठन। और लेखक का जन्म कब हुआ था जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे लिख देंगे, 30 जून 1950 को। डेट ऑफ बर्थ इनका 30 जून 1950, और डेट ऑफ डेथ जो है इनका 17 नवंबर 2013 को हुआ था देहरादून में। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इनका जन्म हुआ था। आइए स्टार्ट करते हैं। इनके माता जी का नाम था मकुंदी देवी और पिताजी का नाम था छोटन लाल। हालांकि हम लोग चैप्टर एक्सप्लेनेशन करते हैं, लेखक का परिचय तो स्पेशल अलग से आएगा ही। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं फिर जूठन चैप्टर। एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने, सुनिएगा बड़ी भावनात्मक और अच्छे से शुरुआत हुई है इसकी। एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुला करके पूछा। हेडमास्टर कलीराम ने एक दिन, अब हेडमास्टर का नाम क्या है? कलीराम। हेडमास्टर का नाम क्या है बच्चों? कलीराम। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि हेडमास्टर का नाम, तो कलीराम। एक दिन ऐसा होता है कि हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुला करके पूछा, क्या नाम है बे तेरा? क्या नाम है बे तेरा? लड़के से, लेखक से पूछा जा रहा है कि क्या नाम है बे तेरा? तो इन्होंने बताया डरते डरते ओम प्रकाश। मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। हेडमास्टर ऐसा था कि जो भी उसको देखता था बच्चा वो डर जाता था। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। अब हेडमास्टर साहब एकदम डॉन टाइप के थे, मतलब बच्चे जब उनको देखते थे ना तो सहम जाते थे, डर जाते थे। चूहड़े का है? हेडमास्टर का दूसरा सवाल पूछा कि तुम चूहड़े से हो, है ना, चूहड़े से हो? तो कहा कि जी। ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है ना, चूहड़े एक मतलब जाति विशेष का नाम होता है। तो मतलब कोई भी हो यार, एक टीचर के लिए जाति से कोई मतलब नहीं होता। एक शिक्षक के लिए कोई भी समुदाय का बच्चा हो, सब उसके रिश्ते में, धर्म में, जाति में सिर्फ उसका संबंध रहता है शिष्य और गुरु का। लेकिन यहां पर देखिएगा, जैसे ही उन्होंने सुना कि चूहड़े का है तो फिर उनका रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, वह सामने का शीशम का जो पेड़ खड़ा है ना, उस पर जा, चढ़ जा, चढ़ जा, और टहनियां तोड़ करके झाड़ू बना ले। भाई कलीराम हेडमास्टर जी ने कहा कि ठीक है, तुम चूहड़े का ना, तुम जा वहां पे देख शीशम का पेड़ वहां है ना, उस पर चढ़ जा और जा करके टहनियां तोड़ करके एक झाड़ू बना ले। पत्तों वाली झाड़ू बनाना, कौन सी? पत्तों वाली। और पूरे स्कूल को तू चमका दे, ऐसा चमका दे जैसे शीशा चमकता है। तेरा ये तो खानदानी काम है। चूहड़े लोग तो मतलब ये लोग करते ही हैं, साफ सफाई इन लोग का यही काम रहता है।
कई सारे काम होते हैं इनके, लेकिन टीचर ने उनके साथ क्या बिहेव किया जब वो स्कूल में गए हैं। देखिए टीचर कलीराम, हेडमास्टर है, वो हेडमास्टर है ये, और वो हेडमास्टर ने कहा कि तेरा तो यही काम ही है, तेरा तो ये खानदानी काम है, तेरा तो सारा खानदान यही करता होगा, चल तू झाड़ू बना के पूरा स्कूल को बाहर दे भाई, फटाफट लग जा काम में। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए। लेखक कहते हो प्रकाश वाल्मीकि जी कि हेडमास्टर का आदेश हुआ, मैं कमरे और बरामदे बिल्कुल अच्छे से साफ कर दिए, तभी वे खुद चल करके आए और बोले इसके बाद चल के मैदान साफ कर देना, जाओ हो गया ना ये वाला, ठीक है निकलो अब तुम, ये जैसे हो जाता है थोड़ा बहुत, जाकर के मैदान साफ कर दो। अब लो कमरा और बरामदा साफ हो गया, क्लासरूम और हॉल साफ कर दिया इन्होंने, झाड़ू लगा दिया। फिर हेडमास्टर आकर के खुद चल करके आता है, कहता है जाकर के मैदान लगा दो, पूरा फील्ड साफ करो। लंबा चौड़ा मैदान, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। यार वाकई में होता है फील्ड, है ना, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगेगी। धूल से चेहरा सीट आ गया था, साफ करते करते बेचा उनका दर्द करने लगा कमर, धूल से चेहरे सिर अट गया था एकदम, मतलब पूरे माथे पे धूल आ गया था, मुंह के भीतर भी धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। वाह रे हेडमास्टर वहां का, क्या आप तो गजब कला दिखाए हो। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर ही टिकी हुई थी कि मैं काम कर रहा हूं कि नहीं। वो अपने कमरे से बैठ करके हेडमास्टर कलीराम मुझ पर नजर गड़ाए हुए था। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था मैं, आज तक जीवन में पहली बार मैं इतना काम किया था। पूरा दिन मुझे झाड़ू लगाना पड़ रहा और पानी पीने तक का आदेश नहीं था। वैसे भी घर में भाइयों का तो मैं लाडला था, पूरा जीवन में काम नहीं किया था, सभी भाइयों के बीच में प्यारा था, लाडला था। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा, देखिए दूसरे दिन की बात आती है। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा, समझिएगा सभी बच्चे प्लीज। कहते हैं कि दूसरे दिन स्कूल पहुंचा, जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिए। अरे वाह वाह, पूरे दिन झाड़ू ही देता रहा, मैं पूरा दिन सिर्फ झाड़ू ही लगाया। मन में एक तसल्ली थी कि चलो कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा, कल से क्लासरूम के अंदर बैठूंगा। तीसरे दिन मैं कक्षा में जाकर के चुपचाप बैठ भी गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी, फिर से चिल्लाया। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा। एक त्यागी लड़के ने चिल्ला कर कहा, मां साहब वो बैठा है कोने में, वो बैठा है। एक लड़का चिल्ला कर कहा, देखिए ना वहां पे, देखिए कोने में बैठा है, मतलब इनके तरफ इशारा करके बता दिया कि देखिए वो लड़का वहां पे बैठा है। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली, लपक करके गर्दन दबोचा। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था। ये ऐसे करके दबा रहे थे जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा रहा। अरे ऐसा भी है। एक हेडमास्टर का कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला करके पटक दिया ऐसे। ये सच है, ये आत्मकथा रियल सुन रहे हो आप सभी, अंत तक सुनिएगा। फिर चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू लगा, चल जा यहां से। कौन बोला? हेडमास्टर साहब कलीराम जी। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। डर करके इन्होंने उठा लिया झाड़ू। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झड़ने लगे थे। काम करते करते लेखक भी ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वीकनेस फील कर रहे हैं, शरीर दुबला सा, मतलब इतना काम कोई करता है जी। कह रहे हैं कि मेरे तरह झाड़ू भी सूख गए थे, जैसे मैं सूख गया था काम कर करके, मेरी तरह उसके पत्ते सूख कर झड़ने लगे थे। सिर्फ बची थी तो पतली पतली टहनियां, जैसे इनकी पतली पतली हड्डियां बची थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। लेखक कहते हैं कि मेरे आंखों से आंसू बहने लगे थे, मैं रोने लगा। रोते रोते मैं मैदान में झाड़ू लगा रहा हूं, रो रहा हूं, झाड़ू लगा रहा हूं, रो रहा हूं, झाड़ू लगा रहा हूं। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजों से मास्टर और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। बाकी स्कूल के सारे टीचर्स, हेडमास्टर्स एंड स्कूल के जितने भी बच्चे थे, सब दरवाजा से, खिड़की से देख करके हमारा तमाशा बना रहे थे। सब देख रहे थे, वो हम पर खिल्ली उड़ा रहे थे। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। मैं एकदम डीमोटिवेशन का मैं बहुत बड़ा शिकार हो रहा था, एकदम लगातार। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। लेखक के पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए।
वो स्कूल के मैदान में झाड़ू लगा, देख रहे अरे ये तो झाड़ू लगा रहे। बाहर से आवाज देकर के बोले मुंशी जी ये क्या कर रहे हो, और वे मुझे प्यार से मुंशी जी कहते थे। लेखक के पिताजी लेखक को प्यार से मुंशी जी कहते थे। बच्चों क्या कहते थे, चैट सेक्शन में लिखो, चैट सेक्शन में सभी बच्चे लिखेंगे। वे मेरे पास स्कूल के मैदान में आ गए, दीप का फपक पड़े, मुझे रोता देखकर बोले मुंशी जी रोते क्यों हो, ठीक से बोल क्या हुआ, हुआ क्या तुझे। मेरी हिचकियां बंद गई थी। जब कोई गार्जियंस आ जाते हैं ना, पेरेंट्स, बच्चा जब रो रहा होता है और उस समय कोई पेरेंट्स आ जाते और सिसक सिसक करके रोने लगते हैं। ये हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को मैं बता दिया, और उसी हिचक हिचक करके ये बातें बता देते हैं कि बताते हैं कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीन करके दूर फेंक दिया। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। पिताजी बहुत गुस्से हो गए, लाल पीले हो गए। हमेशा दूसरों के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घने मूछें गुस्से से फड़फड़ाने लगी थी, चिखने लगे। कौन सा मास्टर है जो वो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं, कौन है मास्टर वो, जरा बुलाओ तो, कौन है वो मास्टर जो मेरे बच्चे से झाड़ू लगवाए है। पिताजी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया। ये कलीराम हेडमास्टर ने उसे गाली दिया पिताजी को। वाह, तू तो मिल जाता ना मुझे कलीराम, तो एकदम कलिया बना देते तुमको। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर के मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन मेरे पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। क्यों असर होगा भाई, कोई असर नहीं हुआ पिताजी पर। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी नहीं भूल पाया। पिताजी पहली बार लग रहा था कि इतना साहस का काम किए हैं, और मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। दूसरा दृश्य, मेरी मां मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं हिंदू मुसलमान के घर तथा मदों का बैठक खाना तथा मवेशियों को बांधने वाले की जगह में साफ सफाई किया करती थी। जहां पर माल मवेशी बांधे जाते हैं वहां पर हमारी माँ काम करती है। 8-10 हिंदू मुसलमानों के घर जाकर के साफ सफाई का काम किया करती है हमारी माता। इस काम में मेरी बहन भी होती है। बड़ी भाभी तथा जसवीर और जनेसर 2 भाई माँ का हाथ बटाते थे, है ना। लेखक की बहन होती है, बड़ी भाभी होती है, और 2 भाई होते हैं जिसका नाम होता है जसवीर और जनेसर। ध्यान रखिएगा, जसवीर और जनेसर कौन थे, लेखक के बड़े भाई थे। जसवीर और जनेसर 2 भाई थे जो कि मां को हेल्प करते थे। बड़ा भाई था सुखवीर, बड़ा भाई था सुखवीर, तगाओं के यहां वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। सुखबीर था एक और बड़ा भाई जो कि हिंदू मुसलमानों के घर जाकर के वार्षिक नौकरी करता था, साल साल भर। प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 गाय भैंस या फिर बैल वगैरह होते थे, ये आम बात है। एक एक घर में 10-12 गाय बैल या भैंस हुआ करती थी। उनका गोबर उठा करके गांव से बाहर कुरड़ियों पर ले जाना जाता था, और वहां पर उपला बनाया जाता था, गोईठा बना करके थपथपी लगाया जाता था। प्रत्येक घर से हर रोज 5-6 टोकरे गोबर निकलता था। एक घर से प्रतिदिन, अब सोचो 10 से 12 गाय भैंस या बैल होंगे तो उनका गोबर प्रतिदिन 5 टब निकलता है भाई। 5-6 टोकरा, बड़का टोकरा था उससे निकलता था। अब देखिए, सर्दी के महीनों में यह काम बड़ा ही कष्टदायक होता था भाई। जब ठंडक का मौसम आ जाए और सुबह उठ करके वही गोबर उठाओ फिर वापस फेंको, कितना मतलब मेहनत का काम होता है। गाय बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दलानों में बांधा जाता था। बड़ा बड़ा दलान होता था, घर होता था, जिसमें गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा होता था। उसमें पुआल वगैरह भी डाला जा सकता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दलान में फैलता रहता था। 10-15 दिनों बाद एक बार पाती बदली जाती थी, फिर से वो सब बदला जाता था। उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में दलानों में पूरी दुर्गंध निकाल करके सब साफ सफाई करना बड़ा तकलीफ होता था। दुर्गंध से सिर भिन्ना जाता था एकदम, मतलब इतना महक आती थी कि मत पूछिए। काम करते करते हालत बिगड़ जाता था। इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज। इतने सब काम करने के बाद 2 जानवर के पीछे जब फसल हुआ करता था तो 5 सेर अनाज मिलता है बस, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। 5 सेर का मतलब लगभग 2.5 किलो अनाज 2 जानवर के पीछे। क्या है, क्या वैल्यू है उसका। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 12 से 13 किलो अनाज होता था, साल भर में
12 से 13 किलो अनाज होता था। ये सब याद रखिएगा, यानी कि 25 से दोपहर। समझना, बहुत ही मजेदार सेशन है। दोपहर के समय हर घर से बची खुची रोटी, जो खास तौर पर चूहों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। बताइए, अपने खाते थे फ्रेश, है ना, चलानी आटा की रोटी खाते थे। और इन चूहे जातियों के लिए जो काम करते थे बेचारे, इनके लिए अलग से भूसी डाल करके, चोकर मिला करके वो रोटी बनाई जाती थी। बताइए, है ना, बची खुची रोटी मिली, मतलब होती थी तो मिलती थी, या फिर खास तौर पर हम लोगों को देने के लिए भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। कभी कभी तो हम लोगों को जूठन ही मिल जाता था खाने के लिए। जूठन, यही से टाइटल बना है बच्चों, जूठन। लेखक और लेखक के परिवार को जूठा तक भी खाना पड़ा है। शादी ब्याह के मौकों पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे, तो चूहे दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर के बैठे रहते थे। बारात के खाना खा लेने के बाद जूठी पत्तल उन टोकरों में डाल दी जाती थी। सब चूहे जाति के जितने भी लोग थे बेचारे, सब अपना अपना टोकरी लेकर के वहां पर खड़े रहते हैं। बाराती के बाद जितने भी जूठे पत्तल वगैरह होते हैं, जूठा भोजन बचता है ना, सब इसी में डाल दिया जाता है, टोकरे में डाल दिया जाता है। इसी में से हम लोग जूठन इकट्ठा कर लेते थे, जूठा इकट्ठा करते थे बच्चों। पूरी के बचे खुचे टुकड़े, एकाध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाछे खिल जाती थी। बस थोड़ा सा मिल जाता था, मन खुश हो जाता था कि चलो वही मिल गया, नसीब तेज है। कोई मिठाई आधा खा कर काट के फेंका है तो वही मिठाई मिल गई, कोई सब्जी खा करके थोड़ा छोड़ा है तो वो मिल गया, कोई थोड़ी सी पूरी टुकड़ा पर छोड़ दिया तो वो मिल गया। मतलब ऐसे जीवन इनका बीता, कुछ समय बीता इनका। सुनिएगा, जिस बारात की पतलों से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि भूखड़ लोग आ गए हैं, सारा चट कर गए हैं। जब कम होता था तो कोई कह गया यार भूखड़ था, सब खा के चला गया। अक्सर ऐसे मौकों पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजों में सुनाया करते थे कि उस बाराती से इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रहे थे। कभी कभी ऐसा आता था कि इस बाराती से इतना जूठ मिला था हम लोगों को खाने के लिए कि हम लोग महीना भर खाते रह गए। वाह, मतलब फिर भी यार देखो लेखक का मतलब क्या है। देखिए, हमको और आपको, हम सभी को बच्चों सीखना चाहिए, इस पाठ के अंदर की अच्छी बातों को हमें जरूर ग्रहण करना चाहिए। समझिएगा आप सभी, आगे संभालिएगा। पतलों से जो पूरियों के टुकड़े इकट्ठा होते थे, उन्हें हम लोग धूप में सुखा लिया करते थे। कहां सुखाते थे? धूप में। चरपाई पर कोई कपड़ा डाल दिया करते थे, खाटी पर फैला देते थे और उसी पर हम लोग पूरी डाल देते थे। और सब कोई पहरा में, कोई मतलब कि कोई कौवा या फिर कोई चिड़िया पंछी उसे न काटे न ले जाए, इसलिए सब कोई पहरा करता है। जैसे गांव में अभी भी क्या था ना कि छत पे गेहूं डाल दिया गया सूखने के लिए, तो एक आदमी परमानेंट वहां बैठा है उसको देखने के लिए। अचार डाल दिया गया भाई, तो एक आदमी बैठा है। वही बिल्कुल यहां पर हो रहा था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था। लेखक कहते हैं कि मुझे ही पहरे पर लोग बैठाते थे, क्योंकि सूखने वाली पुरियों पर कौवे, मुर्गियां, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे, तो अब कोई आए नहीं, इसीलिए हम लोग वहां पर बैठते थे। जरा सा आंखें बची कि पुरिया साफ, जरा सा भी इधर उधर किए कि पुड़िया गायब हो जाती थी। इसलिए डंडा लेकर के चरपाई के पास हम लोग बैठना पड़ता था हम सभी को। ये सूखी पुड़िया बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। जब बरसात हुआ करता था ना, तो सूखी पुड़ी बहुत काम आया करती थी। इसे पानी में भिगाकर उबाल लिया जाता था और उबली हुई पूड़ी के अंदर थोड़ी सी मिर्च और नमक डाल करके बड़ी खाने में मजा आता था। देखो मतलब क्या कहते हैं, कितना आनंदित है वो यही भोजन खाने में, पूरी फैमिली इनकी यही भोजन खाने में ये लोग कितने खुश हैं। क्या लिखते हैं कि बरसात के दिनों में सूखी पुड़ियों को पानी में भिंगा करके उबाल कर और थोड़ी मिर्च और नमक डाल करके खाने में बड़ा आनंद आता था। सोचिए सोचिए, और हम और आप वीआईपी हो गए, हम ही ना खाएं। एक दिन घर में अगर सब्जी नहीं बन पाता था किसी कारणवश, आपके घर या हमारे घर, तो हम लोग हल्ला मचाते, नहीं खाएंगे हमको, मम्मी से मुंह बंद कर लिए, वो कर लिए। अरे भाई मेरे, जो है जितना है उतना में एडजस्ट करो, समायोजन का भाव रखो। कौन करेगा? पड़ोसी देखेगा तो तुमको धिक्कार करेगा। अपने घर में ऐसे रहो ना, खाओ दाल भात और ढकार लगाओ पुलाव का, बगल वाले के पास जाकर के ढकार लगाओ, बड़ी एकदम गजब का मजा आ गया। कहा मजा आ गया हो? अरे क्या कहते हो यार, बड़ी अच्छा पुलाव बना था घर पे। जब बात हुए तो बगल वाले ऐसे ही डिस्टर्ब हो जाएंगे।
समझ गए ना? तो खाओ अपने घर में नमक रोटी खाओ, लेकिन ढकार लगाओ कि एकदम हम वीआईपी खाना खाएं, क्योंकि बगल वाले क्या है ना, आपके दुख में कोई साथी नहीं है, मजाक बनाएगा आपका, एकदम ठहाका लगाएगा। तो भाई चल, मैं ही तुमको वही कर देता हूं। समझ गए ना? जो है, जितना है, जितना चादर है बच्चों उतना ही पैर पसारो, उससे ज्यादा करोगे दूसरों के पैर में टच होगा, लता शब्द का रूप याद करोगे, लता लुती लता लते होने लगेगा। इसलिए जितना है उतना में एडजस्ट कीजिए, अपने माँ पापा के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो मिल रहा है खुशी से खाइए। देखिए यहां पर चोरी जाति नमक चीनी डालकर, नमक और थोड़ी मिर्च डाल करके सूखी पूरी पानी में उबाल करके खाने में कितने आनंद ले रहे हैं। कभी कभी तो गुड़ मिला करके कितने बड़ी चाव से खाते थे, बड़ी मजे से खाते थे। देखिए यहां पर आज जब मैं इन सब की बातों के बारे में सोचता हूं तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं कि कैसा मेरा जीवन था, क्या समय था। लेखक की आज परिस्थिति बदल चुकी है बच्चों। लेखक कहते हैं कि जब वो दिन हमें याद आते हैं ना, तो सोचते हैं, अंदर से कांटे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसा जीवन था, क्या दिन था वो। आगे देखते हैं। दिन रात मर खप करके हमारे पसीने की कीमत, इतना काम करते थे और बदले में मिलता था मात्र जूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं हमारी तरफ से, कोई शर्मिंदगी नहीं था हमें, हमने कोई पछतावा भी नहीं किया। जब मैं छोटा था मां के साथ जाता था, मां पिताजी की मदद करने जाता था, त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता है यार, वो लोग इतने अच्छे अच्छे खाना खाते हैं और हम लोग को ऐसा क्यों नहीं मिलता है। बताओ, एक छोटा बच्चा, लेखक सोच रहे हैं कि जब हम बच्चे थे तो हम माँ पापा के साथ हम जाते थे काम में हेल्प करने, हम सोचते थे उनके खाना को देख करके वो इतना अच्छा खाते हैं, हम लोगों को क्यों नहीं मिलता है ऐसा। आज जब सोचता हूं तो जी मितलाने लगता है, आंख भर जाते हैं लेखक के। अभी पिछले वर्ष मेरे आवास पर, निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। सुखदेव सिंह त्यागी थे, मलिकाना थे बेचारे, उनके पोता आए थे, नाती जी, सुरेंद्र सिंह जिनका नाम था। नाम याद रखना, सब ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। आया था किसी इंटरव्यू के सिलसिले में, गांव से मेरा पता लेकर आया था, रात में हमारे यहां रुका। परिस्थिति देखो साहब, त्यागी जी, कौन त्यागी जी? सुखदेव सिंह जी। आपके यहां जब लेखक और उनकी फैमिली काम किया करती थी तो आपने बदले में जूठन दिया था। आज आपका पोता गांव से लेखक का परिचय लेकर के उनके यहां पहुंचा, रात में रुकने के लिए। इसलिए बच्चों, सबसे बड़ा गुरु कोई होता है ना तो समय होता है। सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा सीख देने वाला वक्त होता है। इसलिए वक्त को भी जरूर मतलब महत्व दीजिए, जरूर क्या पूरा महत्व दीजिए। समय सबका एक जैसा नहीं होता है, सब दिन होत न एक समाना। देखिए समय ने करवट बदल लिया और आज सुरेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं, सुखदेव सिंह त्यागी के पोता, इनके घर आकर के आसन ले लिए हैं। मेरी पत्नी ने उन्हें जितना संभव हुआ अच्छा खाना खिलाया। लेखक की पत्नी उन्हें अच्छा खाना बना करके खिलाया। खाना खाते खाते वह बोलता है, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बड़ा ही एकदम शानदार बना है, जायकेदार बना है, मजेदार, टेस्टी बना है। हमारे घर में तो कोई ऐसा खाना भी नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता है। वो बोल दिया। कौन? वही जो एक दिन लेखक और उनकी फैमिली के साथ बहुत ही गंदे व्यवहार किया करते थे। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो बड़ी खुश हुई, लेकिन मैं काफी देर तक ये सोचते रहा, विचलित रहा। बचपन की घटनाएं हमारे सामने आने लगी थी कि बताओ बेटा, हालांकि क्या वो दिन था जब हम लोग इसके दरवाजे पे काम करते थे और बदले में जूठन मिलता था, और आज ये आया है हमारे घर ना? मतलब लेखक अपनी स्मृति को देख करके, याद करके, उनके सामने वो पुरानी यादें आने लगती हैं, बड़ा ही मतलब अजीब फील करते हैं। सुरेंद्र तब भी नहीं हुआ था। अच्छा, उस टाइम सुरेंद्र पैदा ही नहीं हुआ था, पोता उनका। उसकी बड़ी बुआ, या अब देखिए लेखक बता रहे हैं कि उस टाइम क्या हुआ था। क्या हुआ था बच्चों? जब सुरेंद्र पैदा नहीं हुआ था, उसकी बड़ी बुआ यानी फुआ, यानी सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी, हाँ भाई पुतवा के तो फुआ न लगेगी जी, त्यागी जी की लड़की की शादी थी। सुखदेव सिंह त्यागी के लड़की की शादी थी, यानी कि सुरेंद्र सिंह के बुआ की शादी थी। उनके यहां मेरी मां सफाई करती थी। लेखक कहते हैं शादी से 10-12 दिन पहले से मां पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के कई सारे काम किए। शादी के 10-12 दिन पहले से ही वो लोग चले गए और वहां पूरा काम किए।
बेटी की शादी का मतलब गांव घर की इज्जत का सवाल था। आज भी होता है बच्चों, बेटियां पंच की होती है, पूरे समाज की होती है। अगर आपके साथ किसी गुतिया भाई के साथ ऐसा नहीं जम रहा है ना, भात भौदी नहीं है, पूरी नहीं खाते जाते हो, लेकिन जब लड़की की शादी होती है ना, बाराती आता है, तो बारात लगाने सभी कोई द्वार पर जाते हैं, समियाना में जाते हैं, जितना हो सकता है पूरे गांव भर के लोग उस बेटी की शादी में मदद करते हैं। बेटे की शादी में जो रूठना है रूठो, मनाओ, जो करना है करो, लेकिन बेटिया की शादी, बेटिया पंच की होती है, समाज की होती है। तो ये आज भी प्रचलन हमारे यहाँ गांव में होता है, आपके यहाँ भी होता होगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि गांव में बेटी का शादी का मतलब कि पूरा इज्जत का सवाल था, गांव का इज्जत, क्योंकि कुछ भी अगर कमी होगा तो पूरे गांव का इज्जत जाता था। कोई कमी न रह जाए, गांव भर की चरपाइयों को ढो ढो करके हम लोग इकट्ठा किए थे। पिताजी ने, पिताजी गांव घर में देखे कि कितने कितने खाटिया हैं, चरपाइया है, सबको इकट्ठा करके लगाया यहाँ पर। बारात खाना खा रही थी, माँ टोकरा लिए दरवाजे के पास बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया मां से सिमटे बैठे थे। लेखक की छोटी बहन का नाम माया है। इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवान की महक आ रही है, शायद हम लोगों को भी खाने को मिलेगा। लेखक कहते हैं कि मैं और मेरी छोटी बहन माया, हम लोग माँ को पकड़ के बैठे थे कि कितनी अच्छी सुगंध आ रही थी अंदर से मिठाई की, और मतलब जो भी खाना बन रहा था, हम लोग इस उम्मीद में बैठे थे। मम्मी टोकरा लिए हुई थी कि कब हम लोगों के लिए खाना मिलेगा, आएगा, हमें भी मिलेगा। जब सब लोग खा खा करके चले गए, तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दलान से बाहर आते देखकर कहा, सुखदेव सिंह त्यागी जिसका पोता गया था लेखक के घर, जब सुखदेव सिंह त्यागी निकलते हैं घर के अंदर से, जब सब कोई खाना खा करके चला गया, तो मां ने कहा, चौधरी जी अब तो सब खाना खा के चले गए, मारे जागतों को भी एक पत्तल धर कर कुछ दे दो, वो भी तो इस दिन का इंतजार करते रहते। मतलब हम लोगों को भी कुछ दे दो पत्तल पर खाना, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे परिवार भी हैं, जो भी है वो दे दो, खा लेंगे हम लोग, वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे इतने देर से। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तल से भरे टोकरे की तरफ इशारा करके कहा, है वो जूठा पत्तल, जूठे पत्तल क्यों इशारा कर दिए, वाह रे सुखदेव। टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जागतों के लिए खाना मांग रही है। कहते हैं सुखदेव सिंह की कि टोकरा भर के जूठन भी ले जा रही है, खाना भी मांग रही है। हा? कौन बोला, मालिक साहब बोल रहे हैं, जो कि सुखदेव सिंह त्यागी है। वाह, अपनी औकात में रह चोरी, अपनी औकात में रह। टोकरा भर के जूठन भी ले जा रही है, ऊपर से खाना भी मांग रही है, अपनी औकात में रह। उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन, यहां से जा, निकल यहां से, निकल यहां से। कौन कहा बच्चों, सुखदेव सिंह त्यागी जी ने कहा। तीसरा दृश्य, लेखक सोच रहे थे कि बताओ साला वो क्या दिन था यार, कैसा जीवन था, आज उसी घर का एक पोता हमारे यहां आया है। मतलब देखो एक समय कैसा करवट बदल दिया। तो बच्चों, अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। अब देखिएगा आगे, उन दिनों मैं 9वीं कक्षा में था। लेखक बता रहे कि मैं उस टाइम 9वीं क्लास में पढ़ता था। घर की आर्थिक हालत बड़ी कमजोर थी, एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक 10 सदस्य को खटना पड़ता था। सभी कोई मेहनत करने में लगे थे। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थी, दोस्तों से मांग करके हम काम चला लिया करते थे। हमारे पास पाठ्य पुस्तक यानी कि किताबें कम लिया रहा करती थी, हम दोस्तों से मांग करके काम चला लिया करते थे। कपड़ों की भी वही स्थिति थी, अच्छे कपड़े भी नहीं थे, जो मिल गया वही पहन लिया, जो वक्त पर मिला वही खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहड़ों के जिम्मे था। चूहड़ी जाति के साथ उस समय था कि गांव में कोई भी पशु मर जाए, कोई भी जीव मर जाए, यही लोग उठा करके फेंकेंगे। वाह क्या बात है, मतलब सब कुछ इन्हीं लोग के नाम कर दिए थे लोग, है ना। जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे। जिसके घर में जो काम करता था उसका अगर पशु मर जाए तो वही उठाएगा। इसके बदले कोई मेहनताना मजदूरी नहीं मिलती थी, इसके बदले कोई काम पैसा नहीं मिलता था, कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। एक गाय या बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत होती थी। सही में यार, एक बैल मर जाए तो 4 लोग 6 लोग लगेंगे तब तो उठेगा। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी, जल्दी हटाओ, गंध दे रहा है, जल्दी हटाओ। इसलिए वह बार बार आकर के बस्ती में आकर के चिल्लाता था,
देर होने पर गालियां भी देते थे लोग, अगर हम लोग समय से नहीं जाते थे तो। उठाने वालों को इकट्ठा करने में समय लग जाती थी, देर हो जाता था। अब 6 लोगों को पकड़ेंगे तब ना कहेंगे कि भाई चलो उठाना है, तब तक वो लोग गाली वगैरह देख करके चले जाते हैं बस्ती से। मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम होता है। उसके अगले पिछले पैरों की रस्सी से बांधकर बांस की मोटी मोटी बाहियों से उठाना पड़ता था, है ना। पांवों को बांध करके बांस लगा करके तब उठाना पड़ता था उल्टा। इतने श्रम साध्य काम के बदले से मात्र क्या मिलती थी, इतना मेहनत करते थे और बदले में मिलता था गाली, गालियां देते थे सब। यही तो हमारा समाज है। कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल नहीं। कितने घटिया और क्रूर समाज में रहे हैं जिसके अंदर कोई दया नहीं, हमारे मेहनत का कोई महत्व नहीं। इतना मेहनत करते थे, इतना मन लगा करके काम करते थे उनके लिए, और बदले में वे सब गालियां देते थे। हम उतने क्रूर समाज में रहे हैं ना, जहां पर हमारी श्रम का कोई महत्व नहीं रहा, कोई मोल नहीं रहा, बल्कि गरीबी को बरकरार रखने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया था। ये सब गरीब ही रहेंगे, ऐसे ही लोगों को काम कराओ, कोई मेहनताना मत दो, गरीब ही रहने दो ये सबको, तभी तो ये लोग काम करेगा। ऐसे हमारे साथ किया जाता था। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपए में बिकती थी। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपए में, याद रखना कितने रुपए में, 20 से 25 रुपए में बिकती थी। आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10 से 15 रुपए सिर्फ हाथ में आते थे, बाकी पैसा भी तो लगता था भाड़ा वगैरह। तंगी के दिनों में 10 से 15 रुपए भी बहुत बड़ी रकम दिखाई देते थे। जब घर की हालत अस्त व्यस्त रहा करती थी, स्थिति कमजोर रहा करती थी, तो ऐसा मन में था कि चलो यार 10-15 रुपए भी तो आएंगे ना, चलो करते ही हैं। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मेख निकालता था। जो चमड़ा खरीदने वाला था वो कहेगा तुम्हारा खाल ऐसा है, तुम्हारा खाल वैसा है, नहीं बिकेगा, बिकेगा तो पैसा कम देंगे, ये कर देंगे। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था। जानवरों के खाल को निकालते ही उस पर क्या लगाना पड़ता था, नमक। ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव, वरना दूसरे दिन ही खाल खराब हो जाती थी। अगर नमक नहीं मिलाएंगे तो दुकानदार खरीदना भी नहीं चाहेगा उस, जब खराब हो जाएगा तो। एक रोज ब्रह्मदेव त्यागी का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा। किनका, ब्रह्मदेव जी का। किनका बैल गिर पड़ा था, ब्रह्मदेव तगा का। ब्रह्मदेव त्यागी जी का मालिक लोग हैं, बड़े बड़े वीआईपी लोग हैं ना ये लोग। मीन मेख मतलब कहते हैं ना, खामियां निकालना, दोष निकालना। तुम्हारा चमड़ा ऐसा है, तुम्हारा ऐसा है, ये खराब है, हटाओ, नहीं लेंगे, नहीं तो पैसा कम देंगे। यही सब मीन मेख मतलब कमियां निकालना, खामियां निकालना। एक दिन क्या होता है बच्चों, ब्रह्मदेव त्यागी जी का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर कर दी। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेसर उस रोज किसी रिश्तेदारी में गए थे। जाकर के ब्रह्मदेव ने हमारे घर कह दिया कि बैल मर गया, जाकर के बोलो कि उठा करके हटा दे उसको, है ना। उस दिन हमारे पिताजी और हमारा बड़ा भाई जनेसर किसी रिश्तेदारी में गए थे। घर पर माँ, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी उस समय घर पर, और मेरी बहन माया थी। जसवीर इन दोनों देहरादून में था, मामा के पास। जसवीर कहा था, मामा के पास। कहां पर, देहरादून में। मां परेशान हो गई थी, बैल की खाल उतारने किसे भेजू, खबर देके गया है। बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं हो रहा था। कौन जाएगा भाई। मां ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए थे। मम्मी चाचा से बोली, चाचा रेडी हो गए, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए ना, अकेले वे खाल तो उतार नहीं पाएंगे। मैं उस समय स्कूल में था। मां ने हार थक करके मुझे ही बुला लिया। मां ने मुझे, थक गई, कोई रास्ता नहीं दिखा, तो मां लास्टली हमको ही बुला लेती है। मां हमको बुला लेती है। मां नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े। मां नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा ऐसा काम करे, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपए मिल जाए, बस उसी के चक्कर में मां ने मुझे बुलाया। हार कर मां ने मुझे चाचा के साथ भेज ही दिया मजबूरन। मेरे चाचा सोल्हड़ एकदम महाकामचोर हैं।
सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम से बिल्कुल कतराते थे। चाचा मेहनत करना नहीं चाहते थे। मां को फिक्र लगी थी, चिंता लगी थी कि कहीं हमारे पहुंचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर टूट पड़ेंगे तो क्या हाल होगा। जल्दी चलो नहीं तो गिद्ध जानवर कुछ भी, उसको कुत्ता बैल कुछ भी, कुत्ता वगैरह होगा, जंगली जानवर जो होंगे वो सब खा दबोच कर देंगे। चाचा ने खाल उतारनी शुरू कर दी। मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसी कुशलता उनमें नहीं थी। पिताजी जितना अच्छे से काम किया करते थे, अनुभव था, उतना मेरे चाचा जी को नहीं था। थोड़ी देर बाद वे थक करके बीड़ी पीने बैठ गए। चाचा जी बीड़ी पीने बैठ गए, वो थक गए काम करते करते। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी, बोले धीरे धीरे खाल उतारो, लो लो थोड़ा धीरे धीरे करो, तब तक मैं बीड़ी मार लेता हूं। अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी। उन्होंने कहा कि देखो अकेले तो शाम तक नहीं उतरेगा, इतना काम है, तुम एक काम करो, लो और धीरे धीरे तुम भी उतारो। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। अजीब सा संकट में मैं फंस गया यार। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज मेरे अंदर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। मैं बिल्कुल मतलब सोच रहा था यार मैं कहां किस नरक में आ गया हूं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये काम सिर्फ हमारे लिए ही क्यों बना। अंदर से बहुत ही ज्यादा हाईली डीमोटिवेशन हो रहा था इनके अंदर। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। अब चाचा बोल दिए थे तो उतारना ही था। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंसा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जहां से मैं तुरंत भागना चाहता था, निकलना चाहता था। हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। परिस्थितियां ऐसी बन जाती थी कि बार बार उसी कीचड़ में हमको जाकर के गिरना पड़ता था। चाचा के साथ तपती हुई दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताजा है। वो दिन याद पड़ते हैं तो रोना याद आता है लेखक को। चाचा ने खाल को चादर में बांध लिया था। नहीं, जैसे जैसे खाल उतर रही थी मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। लेखक की एकदम हालत गंभीर होती जा रही। खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को जमीन पर फैला दिया। उस पर लगे खून को सूखी जमीन ने सोख लिया था। सूखी जमीन ने खून को सोख लिया। चाचा ने खाल को चादर में बांध लिया था। गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। कितनी मील की दूरी पर? 2 मील की दूरी पर घर था। चाचा ने खाल को जमीन पर फैला दिया। 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ता था, क्योंकि माथे पर कोई सामान भारी आ जाना तो तुम तेजी से भागोगे, जल्दी घर आ जाए, जल्दी घर आ जाए। मैं हाथ में छुरी पकड़ उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ता रहा। चाचा तेजी से जा रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। बसेड़ा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। अब हम चल गए बस स्टैंड के पास। गहरी गठरी, अब चाचा ने गठरी अपने सिर से हटा करके जमीन पर रख दिया। बोले कि यहां से आगे अब तुम ले चलो, हम इतना दूर लेके आए ना, अब तुम लेके चलो, मैं थक गया हूं, अब तुम ले लो, चाचा ने बोल दिया। उस दिन मैंने चाचा से बहुत कहा लेकिन वो नहीं माने। मैं चाचा से बहुत रिक्वेस्ट किया कि चाचा जी प्लीज ले लो, आप ही ले लो। क्यों भाई? तो देखो क्या स्थिति है, जो नॉर्मली आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। चाचा बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, उसके बाद मैं ले लूंगा। लेखक कहते हैं कि चाचा बस थोड़ी दूर, बस अड्डा, बस स्टैंड पार करा दो, उसके बाद मैं ले लूंगा। क्यों? क्योंकि देखो मेरे स्कूल के छुट्टी का समय हुआ है, मेरे स्कूल के सभी साथी बच्चे निकलेंगे और मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। हर एक लड़का, आप भी है ना, आप कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब आपका स्कूल के दोस्त वगैरह जो होते हैं उनसे छिप करके करना चाहते हैं, क्योंकि भाई अब तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग में आप कर रहे हो, ये तो मजबूरी है करना। लेखक चाचा के साथ गिड़गिड़ा रहे थे कि चाचा बस स्टैंड पार करा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय हो गया है, मेरे स्कूल के साथी जो निकलेंगे ना तो ये देखते हुए मुझे स्कूल में बड़ा तंग करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने गिड़गिड़ा कर रोई हुई आवाज में अपने चाचा से कहा, किंतु उनका थोड़ा सा भी माया नहीं आया, दया नहीं आया। चाचा बिल्कुल नहीं पसीजे, चाचा हमारी बात को इग्नोर कर दिए। गठरी उठा करके मेरे सिर पर रख दिए। गठरी का वजन मेरे वजन से ज्यादा था, बहुत ही भारी था। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज जिस तरह से निकला, मेरा ही मन जानता है कि मैं कैसे कैसे छिप छिप करके गठरी लेकर के भागता था कि ताकि कोई हमें परिचित आदमी ना देखे।
मेरा ही मन जानता है कि मैं उस दिन कैसे कैसे निकला। एक भय लगातार मुझे पीछा कर रहा था, एक डर जो लगातार ऐसा लग रहा था कि मेरा पीछा कर रहा है कि कोई देख न ले, यही एक डर था कि कोई देख न ले, कोई देख न ले, ये एक डर था। बहुत ही बच्चों शर्मिंदगी फील होता है, बहुत ही शर्मिंदगी फील होता है। घर के अंदर पर्दे के अंदर हम लोग जो भी काम होता है ना कर लेते हैं, लेकिन अपना एक कम्युनिटी होता है जहां पर आप कुछ चीजों को नहीं कर सकते हैं, आप शर्मिंदगी फील करोगे। अपने आउट ऑफ एरिया जाकर के आप कुछ भी कर सकते हैं, कमा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो काम, लेकिन बच्चों जहां रहते हो वहां कम्युनिटी में नहीं। ये लड़का लेखक गिड़गिड़ा कर अपने चाचा से बोलते हैं कि चाचा बस स्टैंड पार करा दो, बस स्टैंड, मेरे स्कूल के छुट्टी का समय, मेरे सभी साथी निकलेंगे और मुझे इस हालत में देखेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे बहुत ही अजीब लगेगा, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा उनके साथ। मेरी मतलब क्या समझते हो ना, जो भी थोड़ा बहुत एक लेवल होता है बिल्कुल डाउन हो जाएगा मेरा। लेखक को ये डर सता रहा था कोई देख ना ले, इस वजह से कोई हमारा दोस्त ना मिल जाए, अगर कोई पूछ बैठेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, कोई पूछेगा कि ये क्या है और क्या तुम कर रहे हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा। घर तक पहुंचते पहुंचते मेरी टांगे जवाब दे दी थी। मैं इतना तेजी से चला कि हमारा पैर दर्द करने लगा, लग रहा था कि मैं अब तुरंत गिर ही जाऊंगा, पैर लड़खड़ा रहा था। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। मुझे उस हालत में देखकर मेरी मां रो पड़ी थी, खून से लथपथ शरीर। अब बताओ किसी की मां ऐसी चाहेगी कि उसका बेटा ऐसा काम करे? चाहे कोई भी मां हो, दुनिया की हर मां, नहीं ना। मेरी मां उस हालत में देखकर रो पड़ी थी। मैं सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। बताओ, जानवर का खाल उधेड़ करके ला रहे हैं, खूने खून हुआ होगा, मतलब कितना गंदा शरीर होगा। और एक माँ इस बच्चे को अपने मतलब अपने बच्चे को इस हालत में देखे कैसे बर्दाश्त कर सकती है। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई देते थे। मतलब क्या बताऊं, माँ के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, जितना कहो कम पड़ेगा। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी जो थी ना, उस दिन मां से एक बात कही। बड़ी भाभी ने उस रोज मां से कहा था, इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। भाभी बोलती है बच्चों की मां, इनसे ये काम मत कराओ, भूखे भले ही रह लेंगे हम लोग, लेकिन इन्हें गंदगी में मत घसीटो। भले हम लोग भूखे रह जाएंगे, लेकिन अब ऐसा काम मत कराओ इनसे। बड़ी भाभी ने उस रोज मां से कहा था ये बात। अब इस बात को याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है या सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। क्या बोली थी कि मां, इनसे अब ये काम मत कराओ, भले भूखे रह लेंगे, लेकिन इन्हें गंदगी में मत घसीटो। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। भाभी के यही शब्द जो हमसे मतलब ये बातें हमारे लिए बहुत काम की हुई और हम अंधेरे में रोशनी की तरह चमकता है, ये बात मतलब आज हम जो भी कुछ है ना, भाभी की उन बातों से। मैं उस गंदगी से बाहर आज निकल आया हूं, लेकिन लाखों लोग आज भी उसी घिनौनी जिंदगी की जी रहे हैं। लेखक कहते हैं कि भले ही मैं उस गंदगी से निकल आया हूं, लेकिन आज भी ऐसे कई ऐसे परिवार है, लाखों लोग हैं जो ऐसे घिनौनी जिंदगी में जी रहे हैं। लेखक बच्चों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस में उनकी नौकरी लग गई थी, गवर्नमेंट जॉब इनको लग गई थी। समय बदलता है, ईश्वर के शरण में देर है बच्चों, अंधेर नहीं। लेखक ने अंततः कहा कि मैं तो आज उस गंदगी से निकल आया हूं, लेकिन लाखों लोग आज भी उसी घिनौनी जिंदगी में घसीटे जा रहे हैं, उसी घिनौनी जिंदगी को जिए जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये लेखक के साथ जो उनकी आत्मकथा थी, ये आत्मकथा है उनकी, उनके साथ जो भी हुआ उन्होंने लिखा। बच्चों परिस्थिति कुछ भी हो, हर परिस्थिति को मात देकर के आगे बढ़ने का हौसला रखो। गरीब होना पाप नहीं है, गरीब रहकर मर जाना सबसे बड़ा पाप होता है। लेखक इतनी सारी स्ट्रगल्स करने के बाद फाइनली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिस के जॉब ले ही लेते हैं। इतनी सारा मतलब कठिन परिश्रम उन्होंने किया। तो क्या आप और हम
अपने जीवन से स्ट्रगल करके आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हौसला होना चाहिए भाई, हौसला होना चाहिए। और जितने में है हम लोग, ईश्वर ने जो भी कुछ दिया वही हमारे लिए सब कुछ है, वही सब कुछ है। क्यों हम दूसरे के, अरे झोपड़ी है ना, तो अपनी झोपड़ी महल से कम है क्या? अपनी झोपड़ी महल से कम है? हमारे लिए झोपड़ी महल है। जिनके लिए महल महल है, रहो महल। हमारे लिए भैया झोपड़ी ही महल है। जो कपड़े हैं वही पहन कर रहेंगे, जिद नहीं करेंगे माँ पापा से कि हमको 5,000 का जींस चाहिए, 5,000 का लहंगा चाहिए, साड़ी चाहिए। नहीं, जितना है जो है हम उतना ही में रहकर गुजर बसर करेंगे, अच्छी जिंदगी स्ट्रगल करेंगे। तब तक स्ट्रगल करेंगे जब तक हम अपनी मंजिल को प्राप्त न कर जाए। बच्चों, इस चैप्टर से हमें यही कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जो हेडमास्टर कलीराम थे, एक शिक्षक का ये गुण होता ही नहीं है। एक शिक्षक के लिए सभी बच्चे समान होते हैं, शिक्षक को समदर्शी होना चाहिए। ये डिमेरिट पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर। जो कलीराम जी थे, एक विशेष बच्चे से ऐसा काम करवा रहे थे, ये बिल्कुल गलत ठहरा उनका, ये बिल्कुल गलत रहा ये चीज। और हमारी समाज को इस तरह से क्रूर नहीं होना चाहिए। एक इंसान होकर के इंसान के दुख दर्द को ना समझे तो फिर दर्द, इंसान क्या जी? आप इंसान हो, आप खा रहे हो अच्छा खाना, सामने वाले को जूठा दे रहे हो, कितना मतलब घिनौना काम है ये। ऊपर से जूठा भी वो मांग रहा है तो तुम क्या कर रहे हो, उसको मतलब दरवाजे से भगा रहे हो, भाग जा यहां से, चल निकल यहां से। मतलब सोचो, अगर आप उस जगह पे होते और आपके साथ ऐसा होता तो क्या होता? हम इंसान होकर के इंसान के दर्द को, दुख को न समझे तो फिर मानवता मर गई। इससे बेहतर है यार तुम खुद, मतलब क्या बताएं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जीवन कुछ बच्चों इस तरह से रहा, लेकिन फाइनली वो अपनी इस स्ट्रगल को अपनी सक्सेस में बदलते हैं और अंततः हम लोगों को यह शिक्षा देते हैं कि संघर्ष का जीवन बड़ा ही कठिन रास्तों से गुजरता है, पर बहुत ही आनंददायक हो जाता है बच्चों। एक उसका एक मजा ही अलग है, संघर्ष करके जो सफलता मिलती है ना, उसका आनंद ही अलग है, उसका महत्व ही अलग है। सो प्लीज आप सभी जितने भी बच्चे हैं, अपने घर की मर्यादा को, अपनी माँ पापा की इज्जत को समझते हुए इस तरह से पढ़ाई करो, इस तरह से काम करो, ताकि आपके माँ पापा को कलंकित ना होना पड़े और आपको भी कलंकित ना होना पड़े। सिंपल सी है। माँ पापा अगर कोई काम कर रहे, हो सके तो उनके कामों में अपना हेल्प कर दो। आजकल तो कुछ ऐसे भी बच्चियां हो गई, लड़कियां, नहीं करूंगी नहीं करूंगी, जाओ तुमको जो करना करो, मोबाइल में लगे। ये गलत है, ये संस्कार हमारे नहीं है, इंडियन सिविलाइजेशन हमारा नहीं है, ये हमारी भारत की सभ्यता और संस्कृति नहीं है, इसकी गवाह नहीं देते हैं। हम अपने यथासंभव माँ पापा का साथ दें, जितने भी हमारे परिवार हैं उनके कामों में अपने हाथ बटाएं, जितना हो सके यथासंभव। आप घर की परिस्थिति को बदलने का एकमात्र उपाय है शिक्षा। शिक्षित हो जाइए, पढ़ लिख जाइए, परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी। जो बच्चे अपने घर की स्थिति को नहीं समझते हैं वो क्या समझेंगे फिर, क्या समझेंगे फिर? इसलिए बच्चों खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, जितना हो सके पसीने बहाओ और एक दिन सफल जरूर हो जाओगे तुम। अगर ये ठान लिया कि करना है तो करना है। देखिए ना कितनी स्ट्रगल के बाद, और परिस्थिति यूं ऐसा बदला कि जो सुखदेव सिंह त्यागी एक दिन मालिकाना था, आज उसका पोता लेखक के घर गया है और खाना खा करके कह रहा है कि भाभी आपने तो बड़ी एकदम सुंदर खाना, अच्छा टेस्टी खाना बनाया हो, ऐसा खाना तो हमारे घर बनता ही नहीं है। देखिए क्या वो दिन था जब सुखदेव सिंह त्यागी के घर उनके माता जी को, उनकी है ना, सुखदेव सिंह त्यागी के बेटी की शादी थी, तो लेखक के माता जी को बड़ी गंदे लफ्जों में उन्होंने बोला था। और आज समय ने ऐसा करवट बदला कि आओ मेरे दर पे। तो कहा गया है बच्चों कि ईश्वर के शरण में, मां के शरण में देर है पर अंधेर नहीं है, पर कर्म तो करके देखो। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। आशा करता हूं ये चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप पालन करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। हम तो बड़बड़ा के चले जाएंगे, फिर हमारा क्या है? हम तो आपको जो भी हमारा कर्म है, हमारा काम है पढ़ाना। अच्छी बातें जो होता है कह देता हूँ, तुम लोगों को बकवास लगता होगा तो लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अच्छा लगा हो तो शेयर करना एक दूसरे के साथ, और प्लीज कमेंट करके बताना कि आज का ये
फीलिंग कैसा रहा चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन का। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। एग्जाम नजदीक आ रहा है, टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं तो प्लीज हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है साइंस संग्रह ऑफिशियल, और वहां से जितना जल्द हो सके टेस्ट सीरीज लीजिए, क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए, टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए। ये सारा टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाय, टेक केयर। वेट करेंगे आप सभी के कमेंट्स का। अगर असल में अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा सभी को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बड़ों का आदर करो, संस्कारी बनो, अनुशासित बनो, खुद ब खुद सफल हो जाओगे। कर्म करो, कर्म में भरोसा रखो, मेहनत करो।